नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। देखो, आज के इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि राजा किस प्रकार से बने, पहले राजा नहीं हुआ करते थे, राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, प्राचीन गणराज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ और गणराज्य कहते किसे हैं। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आदि मानव किसे, आदि मानव या फिर कहो आरंभिक मानव। जी हाँ, आरंभिक मानव किसे कहते हैं, आरंभिक मानव का जन्म किस प्रकार से हुआ। ठीक है, आरंभिक मानवों के बारे में हमको जानकारियां कैसे मिली, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया जो आरंभिक मानव हुआ करते थे उनका जीवन कैसा था, वो कहां रहते थे, क्या करते थे, कैसे खाते थे। चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया आरंभिक मानवों के हथियारों के बारे में, उनके रहने के स्थान के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से खेती करना आरंभ किया, उन्होंने किस प्रकार से विकास किया और अपने मकान बनाने शुरू कर दिए, एक स्थायी जीवन उन्होंने किस प्रकार से चुना। चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया जो मानवों के द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 5 में अब हम डिस्कस करेंगे राज्यों, राजा और गणराज्यों के विषय में। देखो, चैप्टर नंबर 4 तक आपको कहीं भी इस चीज का वर्णन नहीं मिलेगा कि ये राज्य था, ठीक है, ये गणराज्य था। तो चैप्टर नंबर 4 तक हड़प्पा सभ्यता में थोड़ी बहुत चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बट उसमें राजा और राज्य की बात नहीं थी। ठीक है, आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पूरा प्राचीन भारत के इतिहास से प्राचीन भारत की ही बात चल रही है। राजा कैसे बने, ठीक है, और गणराज्य किसे कहते हैं, गणराज्य कैसे हुआ करते थे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स लाया गया है, जिसमें हिस्ट्री की क्लासेस हमारे इसी चैनल पर चल रही हैं एंड ज्योग्राफी की क्लासेस हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 चैनल पर चल रही हैं। एंड सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर के अभी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली क्लासेस 10 बजे आएंगी और इस क्लास का टेस्ट शाम को 7 बजे होगा। तो टेस्ट सीरीज में जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे अभी हम इसका समरी वाला वीडियो ला रहे हैं। इसी पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शाम को 7 बजे लाइव लाएंगे, तो आप सभी लोगों का आना अनिवार्य है। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक के नोट्स दिए गए। आप इन नोट्स को प्रिंट भी करवा सकते हो, हमने प्रिंटेड फॉर्म में रखे, तो आप प्रिंट करवा करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहला टॉपिक आज के इस चैप्टर में मिल रहा है कि लोग शासक कैसे बने। देखो, केवल हम शासकों के विषय में ही डिस्कस नहीं करेंगे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, लोगों का वर्णन किस प्रकार से किया गया था, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि लोग शासक कैसे बने, यानी कि राजा कैसे बने। तो सबसे पहला पॉइंट मिल रहा है कि बहुत समय पहले अगर देखो तो शासक संभवतः लोगों द्वारा चुने जाते थे। अब यहां पर देखो, यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया शासक, लेकिन पहले क्या होता था, किसी एक समुदाय, ठीक है, के लोगों के द्वारा, जैसे कि एक समुदाय है, ठीक है, आप देखोगे पहले भील समुदाय हो, ठीक है, या फिर ब्राह्मण समुदाय है, या फिर क्षत्रिय समुदाय है, ठीक है, तो कोई एक समुदाय होता था, उस समुदाय के द्वारा अपने समुदाय का जो सर्वशक्ति या फिर कहोगे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, जिसके पास में युद्ध लड़ने की क्षमता सबसे अधिक हो और जो बुद्धिमान भी हो, ठीक है, उस व्यक्ति को अपने समुदाय का सरदार मान लिया जाता था, उसी को शासक कहते थे। और शासक के पास में कोई सेना नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई महल नहीं होता था, किसी प्रकार की कोई राजधानी नहीं होती थी, शासक भी आम लोगों की तरह ही उन लोगों के साथ में ही रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर 3000 साल पहले, आज से लगभग क्या हुआ, इस प्रक्रिया में लगभग धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। कितने हजार साल पहले, 3000 साल पहले, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कुछ लोग जो कि बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करने लगे और यज्ञों को आयोजित करके अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने लगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, आज से 3000 साल पहले यहां तक तो लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो लोगों ने क्या किया, कोई एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में अपने आप को सर्वशक्तिशाली
शक्तिशाली घोषित करके और मतलब क्या किया उसने, अपने आप को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ एक इसी प्रकार का आयोजन है, ठीक है। तो यज्ञ करके लोग अपने आप को राजा घोषित करने लगे। अगला पॉइंट मिलता है युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी। देखो क्या होता था, युद्ध पहले बहुत लड़े जाते थे, ठीक है। और आपने देखा होगा पुराणों में, कथाओं में, कहानियों में कि जब युद्ध लड़े जाते थे तो राजा रथ पर चलता था और रथ को एक चलाने वाला होता था, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता है। सारथी यानी कि रथ को चलाने वाला, ठीक है। जो सारथी होता है वो राजा का सहचर यानी कि साथी कहलाता है, ठीक है। राजा के साथ में वो चल रहा है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करता था। साथ ही सगे संबंधी, खासकर उनकी जो रानी हुआ करती थी, पुत्र हुआ करते थे, इनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जैसे कि एक जो राजा है उसने अश्वमेध यज्ञ कर लिया और उसको राजा की पदवी मिल गई। इसके साथ ही साथ राजा की जो पत्नी होगी, जिसे रानी कहा जाएगा, उसका जो पुत्र होगा, ठीक है, जो आगे चल करके राजा बनेगा, उसको भी यज्ञ करना होता था। छोटे छोटे अनुष्ठान, अश्वमेध यज्ञ जितना बड़ा यज्ञ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है वर्ण। देखो पहले जो समाज था, ठीक है, वो वर्ण के आधार पर विभाजित किया गया था। अब वर्ण किसे कहते हैं इस चीज को समझो। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है और ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद के काल को किस नाम से जानते हैं, तो ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसकी रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। देखो अब यहां पर समझना, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और ऋग्वेद, ठीक है। सपोज दैट कि सामवेद की जगह दे दिया ऋग्वेद और अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया। तो आपको यहां पर आंसर देना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो ये 3 ग्रंथ तो आपके उत्तर वैदिक हैं, ठीक है। ऋग्वेद आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद के बाद में जितने भी वेद रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अन्य कई सारे ग्रंथ आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में मतलब रचे गए थे। जो गंगा यमुना का क्षेत्र है हमारा, यही आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद में दिल्ली वाला इलाका हो गया, ठीक है। तो ये दिल्ली वाला इलाका भी होगा। हाँ, तो देखो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन वेदों की रचना की गई और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके उत्पादन की विधियां बताई गई। देखो जो ये वेद हैं, ठीक है, और जितने भी ये ग्रंथ रचे गए, इन ग्रंथों में जो अनुष्ठान होते थे पहले, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो गया, कोई पूजा पाठ हो गया, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि उनका संपादन और कैसे किया जाए और क्या क्या विधि होनी चाहिए। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया कि समाज में इस प्रकार के नियम होते थे। अब आइए देखते हैं, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ठीक है, इन 4 वर्गों में विभाजित किया था। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, फिर थे क्षत्रिय, फिर थे वैश्य और फिर थे शूद्र, ठीक है, जिसे वर्ण कहा गया। 4 वर्ग थे, ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया और इस 4 वर्ग में विभाजित करने को इसको कहा गया वर्ण, ठीक है। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं। आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप उत्तर दीजिएगा कि जो वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित भी किए गए थे। प्रथम वर्ग में आते हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे, इनका कार्य था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना, ठीक है। इन्होंने चूंकि वेदों की रचना ब्राह्मणों के द्वारा ही की गई थी, तो इनका अध्ययन करना, इनका अध्यापन करना और मतलब इनकी रचना करना, ठीक है, यज्ञ करना, ये सारे काम किसके थे? ब्राह्मणों के थे। तो ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊपर की पदवी दी गई। दूसरे स्थान पर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय को शासक वर्ग कहा गया, ठीक है। इनका कार्य था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ठीक है। जो क्षत्रिय
क्षत्रिय थे वो युद्ध किया करते थे, शासन किया करते थे, लोगों की रक्षा किया करते थे। अगला मिलता है विश्य या फिर वैश्य, ठीक है, इनका स्थान तीसरा था। और वैश्यों का कार्य था, मतलब इनके अंतर्गत कृषक आते, यानी जो किसान थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, इनको तीसरी श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। अंतिम में आते हैं शूद्र, और शूद्रों का काम था ऊपर के जो ये तीन वर्ग हैं इन तीनों वर्गों की सेवा करना। अब आप कहोगे कि भाई जो शूद्र थे जब ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे तो इनकी इनकम कहां से होती थी? भाई ब्राह्मणों को तो मतलब दान मिल जाता था, ठीक है, इनको दान मिलता था, ये भाई अध्यापन करते थे, यज्ञ करते थे, वेदों को पढ़ा करते थे, वेदों को पढ़ाया करते थे, तो इनको राजा भी प्रोत्साहित किया करते थे, ठीक है। और दूसरे में आगे क्षत्रिय लोगों को कर मिला करता था, युद्ध में इनके युद्ध किया करते थे तो वहां से ये चीजों को जीत कर लाया करते थे। वैश्य जो हो गए ये खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, तो इनके पास भी पैसा था। जो शूद्र हैं इनके पास में पैसा कहां से आएगा? ये भाई अपने जीवन का यापन कैसे करेंगे? तो भाई जो शूद्र हुआ करते थे, ये जिनकी सेवा करते थे वो लोग इनको पैसे दिया करते थे, फिर खाने पीने का सामान दिया करते थे, ठीक है। आज भी अगर आप अपने घर पे जाकर के अपनी दादी बाबा से पूछोगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। आज़ादी से पहले तक ये व्यवस्था चलती रही थी। जो शूद्र मतलब में शूद्र श्रेणी में जो लोग आते हैं वो लोगों की सेवा किया करते थे, अपने से ऊंचे लोगों की, और जो ऊंचे लोग हुआ करते थे वो उनको कुछ ना कुछ दिया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया था। सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है वो यही है। आजकल महिलाओं को अगर आप देखोगे तो पुरुषों के समान माना जाता है, ठीक है, पुरुषों के समान आजकल महिलाओं को माना जाता है। वो बात अलग है कि दिमाग की कमी थोड़ी सी होती है, बट आजकल औरतों को मतलब इन पुरुषों के समान माना जाता है। लेकिन पहले जो औरतें हुआ करती थी इनको शूद्रों के समान माना गया था। आप कहोगे क्यों? तो सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों इन दोनों लोगों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। किसका? वेदों का अध्ययन करने का अधिकार ना तो महिलाओं को था और ना ही शूद्रों को था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, चाहे वो क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, ठीक है। ब्राह्मण तो यज्ञ किया ही करते थे, बाकी क्षत्रिय और वैश्य ऊपर की जो तीन ये वर्ण थे इन लोगों को यज्ञ करने का अधिकार था, ठीक है। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई, जब वैदिक काल जब तक चलता रहा, ठीक है, जब तक वेदों की रचना की गई थी तब तक क्या था कि अछूत की अवधारणा नहीं थी। वैदिक काल जब समाप्त हुआ, उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अछूत, एक मिनट, उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, ठीक है। जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल में भी शूद्रों को अछूत नहीं माना गया, उत्तर वैदिक काल में भी शूद्रों को अछूत नहीं माना गया। जो बाद के काल आते हैं उसमें शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और सबों को जलाने वाले, दफनाने वाले, इन लोगों को अछूत माना गया, ठीक है। तो अगर ये बात ऐसे कही जाए कि जो अछूत की अवधारणा है ये ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई तो ये बात गलत हो, क्योंकि देखिए जब ब्राह्मणों ने वर्णों का विभाजन किया यहां पर तो अछूत की अवधारणा इन्होंने नहीं रखी थी, ठीक है। आप देखो ऋग वैदिक काल में अछूत की अवधारणा नहीं थी। ऋग वैदिक काल के बाद में अगर आप दूसरे काल की ओर आओगे तो दूसरे काल की ओर आओगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में भी आपको अछूत की अवधारणा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अगर आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बाद में ये अछूत की अवधारणा आई है, ठीक है, बाद के टाइम पर, जिसमें शिल्पकारी जो थे, शिकारी जो हुआ करते थे, भोजन संग्राहक हुआ करते थे, ठीक है, सबों को जलाने वाले और दफनाने वाले होते थे, इनको अछूत माना गया। अब आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि वैदिक काल के अंत तक, यानी जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। देखो स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, पहले जन्म के आधार पर विभाजन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो इसका प्रमुख कारण यह था कि पहले वर्ण ही नहीं था, ठीक है। फिर जब वर्ण आया, ठीक है, वर्ण आने के बाद में धीरे धीरे विकास हुआ समाज में, लोगों को इसके बारे में बताया गया, लोगों को विभाजित किया गया वर्ण के आधार पर। फिर धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ, जन्म के आधार पर लोगों का निर्धारण होने लगा, ठीक है। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा कि भाई क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, ठीक है, राजा का बेटा, देखिए राजा का बेटा राजा रहेगा, ये नीति तो थी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर राजा के बेटे को कोई हरा दे, ठीक है, तो वो राजा बन जाएगा, ऐसा भी था, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण से सही नहीं मानते थे, ऐसा भी था। देखिए जैसे आप देखते हो कि समाज में दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक सही एक गलत, ठीक है। और सपोज दैट कि सही है वो, ठीक है, तो सही को भी गलत कहने वाले लोग होते हैं,
ठीक है, और गलत को सही कहने वाले भी लोग होते हैं। तो देखिए पहले क्या था, जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था फैलने लगी, ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। देखिए कई हुआ क्या, वो जन्म के आधार पर जब ये वर्ण का विभाजन होने लगा तो मतलब कई सारे लोगों ने इसका मतलब स्वीकार किया और कई सारे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया, जिसमें जो राजा हुआ करते थे, राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। राजा का कहना था कि मैं ब्राह्मणों से भी ऊपर हूं, क्षत्रिय सबसे ऊपर, इनका ये मानना था। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, ठीक है, कि भाई जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था रखी थी वो वर्ण व्यवस्था ही ब्राह्मणों ने बनाई थी। अगला पॉइंट मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते। देखो यहाँ पर क्या था कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था को धीरे धीरे मान तो लिया, ठीक है, लेकिन विरोध समाज में होता रहा था, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अगर आप व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करेंगे तो ये सही नहीं है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति छोटा काम करता है तो वो छोटा हो गया, ठीक है। देखो अगर यहां पर अछूत की अवधारणा नहीं आती तो हो सकता है कि एक बार यहां पर वर्ण विभाजन को सभी लोग सही मान लेते, ठीक है, लेकिन जब यहां पर अछूत की अवधारणा आ गई तो वर्ण विभाजन को मतलब सही माना नहीं जाने लगा, ठीक है। जबकि लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की थी। देखो छुआछूत की आलोचना करना तो सही था, क्योंकि देखिए छुआछूत जो ये ब्राह्मणों के द्वारा स्टार्टिंग में नहीं फैलाई गई थी, ठीक है, ये बात के काल में आई, ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था रखी गई थी तब छुआछूत की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं थी। और लोगों का मानना यह था कि भाई व्यवसाय के आधार पर लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए, कि भाई जो पढ़ाते हैं वो हो गए ब्राह्मण, ठीक है, जो पढ़ते हैं वो ब्राह्मण हो गए, जो पढ़ाते हैं, ठीक है, जो युद्ध लड़ते वो क्षत्रिय हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना था, ठीक है, समाज में भेदभाव उचित नहीं है, लोगों का ये मानना था। और लोगों का ये भी कहना था कि भाई अनुष्ठान उत्पन्न करने का, जो अनुष्ठान संपन्न करने का जो अधिकार है ये स्त्रियों को भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो शूद्र होते उनको भी होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। आगे बढ़ते, इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। देखो अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था, ठीक है, पुरोहितों का प्रभाव अधिक नहीं पड़ पाया था। देखो पुरोहितों ने मतलब वहां पर आई थिंक ऐसा हुआ होगा, जो सबसे ऊपर की कास्ट रखी गई यानी जो ब्राह्मण है, वहां पर ब्राह्मणों ने तो अपनी अपनी कास्ट स्वीकार कर ली होगी कि हाँ भाई हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों ने भी स्वीकार कर ली होगी। बाकी के जो लोग थे, ठीक है, वहां पर हो सकता है कि उन लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ना किया हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर पुरोहितों का प्रभाव कम हो पाया था, सीमित रहा था। आगे बढ़ते, कहां पर, हाँ यहां पर प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि इस उपमहाद्वीप के कौन से इलाके में पुरोहितों का प्रभाव कम था जिस वजह से सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है जनपद। जनपद किसे कहते हैं? देखो हमने यहां पर ये डिस्कस कर लिया अभी कि भाई वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से आई, ठीक है, दूसरा राजा कैसे बनते हैं, ठीक है, राजा कैसे बने, और वर्ण व्यवस्था कैसे आई, दो चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट मिलता है जनपद। जनपद किसे कहते हैं, जनपद का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, आइए इस चीज को एक एक करके समझते हैं। तो महायज्ञ को करने वाले राजा आगे चल करके जन के राजा न होकर के जनपद के राजा माने जाने लगे, ठीक है, जो ये क्या करते थे, महायज्ञों को का अनुष्ठान करते थे। देखो जो छोटे अनुष्ठान करते थे, ठीक है, आप ऐसे देखो जैसे कि आपके यहां पर क्या है कि कोई गोल्ड मेडल लेकर के आ जाए, ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आ जाए, तो पहले तो वो क्या बनेगा, गांव का मतलब सबसे चहेता व्यक्ति बनेगा, फिर उस क्षेत्र का बनेगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश का चहेता क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां भी कहा जा रहा है, जो महायज्ञ कर लेता था, ठीक है, महायज्ञ करने वाला राजा आगे चल करके धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती थी, और जन का राजा ना होकर के वो क्या होता था, जनपद का राजा माना जाने लगता था, ठीक है, जनपद के राजा माना जाने लगता था। अब जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जहां पर लोगों का निवास स्थान हो, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हो, उस स्थान को जनपद कहा जाता है, ठीक है। तो जनपद यानी कि आप एक जिला कह सकते हो, ठीक है, जनपद यानी कि एक जिला, तो पूरे जिले का राजा वो हो जाता था, ठीक है। आप
अगर देखोगे अपने जिले का राजा कौन था, पहले आप पूछो, आपको पता चलेगा कि अपने हमारे जिले के राजा ये थे। हर जिले का कोई ना कोई एक पहले राजा होता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। देखिए हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कई सारे जनपदों की खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं, ठीक है, जिनकी खुदाई की गई। तो ऐसे कई स्थान हैं जहां पर पहले राजा रहा करते थे, जनपद के राजा जिन जो कहलाते हैं, उनकी पुरातत्वविदों ने कई सारी खुदाइयां की हैं। अगला पॉइंट मिलता है, जनपद के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कितनी फसलें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फसलें उगाया करते थे, और 8 ही फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोग भी उगाया करते थे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चावल हो गया, गेहूं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 फसलें। इन 8 फसलों को उगाया करते थे कौन? ये जनपद के लोग। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि पुरातत्वविदों ने जनपदों की खुदाई की, ठीक है, जिसमें से दिल्ली का पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश का मेरठ हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर जो है वहां की खुदाई की है, एटा के पास में अतरंजी खेड़ा में खुदाई की है। तो जहां जहां पर खुदाई की वहां से कुछ ना कुछ विशेष आपको चीजें देखने को मिलती जो इनको मिली हैं। ठीक है, तो इन पुरास्थलों में से एक विशेष प्रकार का बर्तन मिला है जिसे चित्रित दूसर पात्र कहा गया। क्या नाम दिया गया इसको? चित्रित दूसर पात्र कहा गया। यही वो चित्रित दूसर पात्र है। ठीक है, इसके रूप में चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और काले रंग के होते थे। ठीक है, आप ये देख रहे कुछ इसी प्रकार के होते थे, और चित्रित दूसर पात्र पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब देखो जो भी चित्र ऐसे मतलब बर्तन पाए गए हैं, आप देखोगे कि बर्तन दिया गया, इसमें देखोगे चित्रकारी की गई है। ठीक है, आप देखोगे अगर तो सरल रेखा बनाई गई है, ठीक है, और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मतलब ऐसी इसके ऊपर आकृतियां बनाई गई। ठीक है, तो चित्रित दूसर पात्र इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रित दूसर पात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको एक और यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से चित्रित दूसर पात्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पुरास्थलों से प्राप्त विशेष प्रकार के बर्तन, ठीक है, विशेष प्रकार के बर्तन, ये बर्तन धूसर और कुछ लाल रंग के होते हैं। इन्हें और मतलब इन पर चित्रकारी मतलब सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की जाती है, जिनको चित्रित दूसर पात्र कहते हैं। ठीक है, इस पर भी एक प्रश्न बनाएंगे, शाम को देखिएगा टेस्ट सीरीज में। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। अगला पॉइंट मिलता है, महाजनपद किसे कहते हैं। देखो आपने यहाँ पर ये देख लिया कि जनपद किसे कहते हैं, जहां पर जन रहते हैं। ठीक है, और जो यज्ञ अनुष्ठान करता था उसको फिर आगे चल करके जनपद का राजा मान लिया जाता था। अब महाजनपद किसे कहते हैं इसको भी समझिएगा। करीब आज से 2500 वर्ष पूर्व जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। क्या हुआ? जनपद जो थे वो अधिक इंपॉर्टेंस हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जनपद अधिक इंपॉर्टेंट हो गए तो इनको महाजनपद कहा जाने लगा। आप देखते होंगे भाई, आपके गांव का कोई एक व्यक्ति है जिसने राजनीति में कदम रख लिया, ठीक है, और जब उसने राजनीति में कदम रखा तो आप देखोगे पहले कि उसको उसके गांव के लोग जानेंगे, ठीक है, फिर उसने और अपनी पॉपुलैरिटी बनाई तो आसपास के लोग जानेंगे, फिर और पॉपुलैरिटी बनाई तो आपके ब्लॉक के लोग जानने लगेंगे, फिर उसने और अपनी मतलब मेहनत की, पॉपुलैरिटी बढ़ाई तो उसके जिला के लोग उसको जानेंगे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, सपोज दैट कि उसने सांसदी का चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया। ठीक है, फिर उसको पूरे राज्य के लोग जानने लगेंगे, धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी अगर बढ़ती गई। ठीक है, फिर राज्य का सपोज दैट कि वो मुख्यमंत्री मतलब राज्य के लोग जानने लगेंगे। फिर उसने क्या किया कि पूरे देश में अपनी पॉपुलैरिटी फैलानी शुरू कर दिया, तो उसका पूरे देश के लोग उसे जानने लगेंगे। पहले मोदी जी को कौन जानता था? जब वो चाय बेचे थे कोई जानता था? भाई उनके इलाके के लोग ही तो जानते थे। आज उनको पूरा विश्व जानता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जब इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्या हुआ, जब जनपदों की, जिस जनपद की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, जैसे कि आपका दिल्ली है, दिल्ली को स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1200 के बाद में यहाँ पर दिल्ली में कई सारे लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया, धीरे धीरे और दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जिस भी जनपद की मतलब जो भी जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुआ उसे आगे चल करके महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती। देखो यहां पर प्रश्न हमारे पास में जो पिछला वीडियो आया था उसमें किलेबंदी पर कई प्रश्न पूछे गए। किलाबंदी किसे कहते, किलेबंदी किसे कहते? देखो सपोज दैट कि भाई ये मकान पूरा बन गया,
ठीक है, ये पूरा महल बना लिया गया। ठीक है, ये पूरा महल बन गया। महल के आसपास पत्थरों की एक दीवारी की जाती थी ऐसे। ठीक है, और इस दीवार में एक गेट लगाया जाता था, जिस एक या फिर दो गेट लगा लिए, ठीक है, या फिर तीसरा गेट भी लगा लिया। ठीक है, गेट अपनी मर्जी से लगाते थे। जो महल होता था, महल के चारों ओर, ठीक है, या राजधानी के चारों ओर, ठीक है, राजधानी के चारों ओर मतलब पूरा के पूरा मतलब क्या करते थे कि एक सर्कल टाइप का ऐसे चार दीवारी बनाते थे। ये चार दीवारियां ऊंची होती थी और बहुत मजबूत बनाई जाती थी। आज अगर आप जाकर के देखोगे, जितने भी किले आपको मिलेंगे, किले के आसपास किलेबंदी होगी, जो बाउंड्री होती है, आपने कई बार मूवियों में देखा होगा। ठीक है, किलेबंदी में दीवार के ऊपर तोप रखी जाती है। ठीक है, और उस तोप से मतलब दुश्मन का मतलब उसके ऊपर अटैक किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, मोटी मोटी दीवार टाइप की होती हैं, ऐसी दीवार चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर तोप रखी जाती है। राजा यहाँ पर खड़ा होकर के मतलब आदेश देता है कि बस देखता है सामने दुश्मन जो होते हैं। ठीक है, आपने पद्मावत में देखा होगा किलेबंदी। ठीक है, तो ऐसे ही होती थी। कहा जा रहा है कि कुछ राजा, अब स्टार्टिंग से आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अधिक महत्वपूर्ण जनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों, जो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, उस राजधानी में किलेबंदी भी की गई थी। कई सारी राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ऐसा नहीं कि सभी में की गई थी। कुछ राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, कई सारे में। ठीक है, किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती है, अर्थात इसके इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। जो किला होता था, किले के चारों ओर लकड़ी की, ईंट की या फिर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे कि भाई देखो, हमारी राजधानी ये है और हमारी राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची ये चार दीवारी खड़ी है। ठीक है, और देखो हम इतने समृद्धशाली हैं कि हमने हमारी राजधानी को चार दीवारी से घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा प्रदर्शन भी किया करते थे। ठीक है, क्या कह रहा है, विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके। ठीक है, अब राजा सेना रखने लगे थे। जब भाई देखे, इन्होंने जब चार दीवारी खड़ी कर दी, जब किला बन गया, ठीक है, किला बनने के बाद में जब किलाबंदी हो गई, तो इन्होंने क्या किया, सेना रखना शुरू कर दिया। सिपाहियों को वेतन देकर के पूरी साल रखा जाता है। स्टार्टिंग में वेतन का कुछ भाग आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता। आहत सिक्के पहले चले थे, स्टार्टिंग में चलने वाले सिक्के ये आहत सिक्के कहलाते थे। आहत सिक्कों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये आहत सिक्के क्या होते हैं, इन्हें क्या कैसे दिखते हैं। ठीक है, हमने चित्र भी आगे रखा हुआ है। अगला पॉइंट मिलता है, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक है, एक मिनट देखो, जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे, जब इन्होंने सेना रखी, तो सेना रखने के बाद में इन्होंने क्या किया, इनको मंथली वेतन देना शुरू किया। ठीक है, और जो वेतन देते थे उसका कुछ भाग आहत सिक्कों के रूप में इनको दिया जाता। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट मिलता है कि कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, यानी कि जो आपका पहले इलाहाबाद था उसे प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज जिले में कौशाम्बी नगर स्थित है। यहां से किले की दीवार और के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाओगे कौशाम्बी में, तो वहां पर आपको मतलब किले की दीवार के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रयागराज है वहां पर भी एक किला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके एक भाग का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। जो कौशाम्बी है, ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी से, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, यही सत्य है। अगला पॉइंट मिलता है कर। देखो, हमने ये तो देख लिया कि राजा किलेबंदी करवाया करते थे। ठीक है, और किलेबंदी करवाने के बाद में सैनिक रखते थे और सैनिकों को वेतन दिया करते थे, वो भी आहत सिक्कों के रूप में। ठीक है, वेतन देने के लिए उनके पास जो पैसा आता था, ठीक है, वो आता था कर से। अब कर कितना, कैसे, कहां से लेते थे, उस चीज को यहां पर समझो। महाजनपदों की राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। भाई जब आप बड़ी कंपनी डालोगे तो उसको हैंडल करने के लिए आपको बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो महाजनपद के राजा हुआ करते थे, उनके पास में विशाल किला होता था, यानी कि बड़ा किला होता था, बड़ी सेना होती थी। तो भाई इन सभी का खर्चा उठाने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है भाई, देखो, अगर बड़ा किला आपको, अगर आपको बड़े किले में रहना है तो बड़े किले की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी चाहिए। ठीक है, उसका मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस लोग चाहिए। ठीक है, उसकी सुरक्षा करने के लिए सैनिक भी चाहिए। तो बड़ी सेना की आवश्यकता थी, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी और पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए गए उपहारों पर निर्भर नहीं रहता था। अब समझो, राजा बनने से पहले
यानी कि अनुष्ठान करके राजा जो बने, ये इससे पहले जो सरदार हुआ करते थे, ठीक है, पूरे समुदाय के लोग सरदार को समय समय पर जाकर के उपहार दिया करते थे, ठीक है, उपहार दिया करते थे। लेकिन जब ये राजा बन गए तो इनका उपहार से काम नहीं चलने लगा, क्योंकि अब इनको अपना खर्चा उठाने के लिए ही काफी कुछ करना पड़ता था। इनका खर्चा बढ़ गया तो इनका उपहार पर निर्भर रहना मुश्किल था। अब इन्होंने नियमित रूप से कर वसूलना शुरू कर दिया कि भाई जो पूरी जनता है, जनता अब कर देगी और उस कर से हम अपना क्या करेंगे कि खर्चा उठाएंगे, ठीक है, संसाधन अपने जुटाएंगे, ठीक है, कर्मचारियों को वेतन देंगे और उससे हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे, ठीक है। तो राजा धीरे धीरे क्या हुआ, कर लेने लगे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। देखो पहले खेती ही एकमात्र साधन था जिसके माध्यम से आप अपनी जीविका चला सकते हैं। आज देखो अगर आपको खेती नहीं करनी है, आपने पढ़ लिख लिया, आप इंजीनियर बन जाइएगा, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब पर चैनल खोल लो, ठीक है। चैनल खोलना वैसे आसान तो नहीं है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज इस पर काम कर रहे हैं, उनको खेती करने की आवश्यकता नहीं है। आज क्या है कि कर जो मिलता है, ठीक है, ये कई सारे क्षेत्रों से मिलता है। आज के टाइम पर हम खेती पर कर नहीं देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर आज हमसे खेती से नहीं लिया था, किसानों से कर नहीं लिया था, लेकिन पहले खेती ही एकमात्र संसाधन थी, ठीक है। तो चूंकि अधिकांश लोग कृषक थे तो फसलों पर लगाए गए कर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितनी भी उपज होती थी उसका 1/6वां भाग जो हिस्सा होता था वो निर्धारित किया गया था किसके रूप में, कर के रूप में। इसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसे भाग कहा जाता था। अब यहां पर समझो, यहां पर प्रश्न बनेगा कि फसलों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता था, मतलब प्राचीन काल में फसलों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो फसलों पर लगाए गए प्राचीन काल में कर को भाग कहा जाता था, जो कि 1/6वां हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, जो कि निर्धारित किया गया था राजा के द्वारा, ठीक है। राजा के द्वारा इतना हिस्सा निर्धारित किया गया था कि भाई 5 जैसे कि आपके पास में 6 डलिया, ठीक है, 6 डिब्बे का आपके पास में उत्पादन हुआ है तो 6 में से आप 5 ले जाओगे, छठा डिब्बा राजा को देकर जाओगे, ठीक है। 12 का हुआ है तो 2 डिब्बे आप राजा को देकर के जाओगे और 10 डिब्बे आप लेकर के जाओगे, ठीक है। जो छठा हिस्सा होता था वो राजा लेकर के जाता था, ठीक, और इसे भाग कहा जाता था। अगला पॉइंट मिलता है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। देखो ये तो हो गया कृषक, मतलब कृषक, किसानों के ऊपर जो फल लगता था, कर लगता था। किसानों के अलावा जो कारीगर हुआ करते थे, ठीक है, जो चीज़ों को बनाया करते थे, ठीक है, जिसमें आप शिल्पकार कह सकते हो, ठीक है, या फिर सोने को बनाने वाले सुनार हो गए, कई सारे आते हैं, लुहार है, बुनकर हो गए, ठीक है, और सुनार हो गए, इन सभी पर, ठीक है, इन सभी पर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि जो बुनकर है, लोहार है, सुनार है, ये राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन इनको काम करना पड़ता था। जैसे कि भाई 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक शहर में 100 बुनकर हैं, ठीक है, तो 100 बुनकरों को महीने में 1 दिन राजा के यहाँ जाकर के काम करना पड़ेगा, ये उनका निर्धारित था, ठीक है। तो ऐसे राजा का भी काम चल जाता था और इनको भी कर देने से मतलब कर इनका भी आसानी से चुक जाता था। पशुपालकों को, जो पशुओं को पालते थे, उनको जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको कर देना होगा और बेचोगे तो आपको कर देना होगा। आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। देखो जो आखेटक और खाद्य मतलब संग्राहक लोग हुआ करते थे, ठीक है, इनको जंगल से जो ये वस्तुएं प्राप्त करते थे वो राजा को दिया करते थे, ठीक है। प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती। जैसे कि देखिए जंगल में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वो जंगल से हाथियों को पकड़ के लाते थे, हाथी दांत लाते थे, जंगल से महत्वपूर्ण चीज़ें जो जड़ी बूटियां होती थी वो लाते थे, महत्वपूर्ण फल लाते थे, महत्वपूर्ण लकड़ियां लाते थे, ठीक है, जो कि राजा को कर के रूप में देते थे। अगला मिलता है कृषि में परिवर्तन। देखो इस टाइम तक आते आते क्या हुआ, कृषि में भी परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। कैसे हुआ इस चीज़ को समझो। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। क्या हुआ, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े बड़े परिवर्तन हुए जिनके बारे में अब आपको यहाँ पर समझना है। पहला परिवर्तन क्या हुआ, हल्के फाल में लोहे का प्रयोग हो गया, ठीक है। जो हल्का फाल था ये अब लोहे के बनने लगे, ठीक है। पहले हल्के जो फाल हुआ करते थे वो लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे से महाजनपद तक हम लोगों ने विकास कर लिया तो लोहे के जो फाल थे वो कैसे बनने लगे, जो हल्के फाल होते थे वो लोहे के बनने लगे। हल जानते हो किसे कहते हैं, हल में एक लकड़ी ऐसी होती है, ठीक है,
फिर ऐसा आता है, फिर यहाँ पर ऐसे चार ऐसे तीन निकले होते हैं, ठीक है, तीन निकले होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हल मिलता है, ठीक है, ऐसा जो कि एक ही होता है, कभी कभी दो होते हैं, ठीक है। तो जो हमने आधुनिक देखे हैं, अगर आप गांव में रहते होगे और आप थोड़े से पुराने टाइम से हो तो आपने देखा होगा हल के फाल होते थे, हल को आपने देखा होगा, ठीक है, आपने बैलगाड़ी को देखा होगा, ठीक है। तो जो हल होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे, ठीक है, और इसमें इसे फाल कहा जाता था, ठीक है। और जो ये फाल होता था पहले लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन महाजनपदी युग में क्या हुआ, इसको लोहे का बनाया जाने लगा। ये जो फाल था लोहे का बनाया जाने लगा। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। क्या हुआ, जब मिट्टी को अच्छे रंग से जोता जाने लगा, ठीक है, तो फसलों की उपज भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने की बजाय पौधारोपण की प्रक्रिया सीख ली। देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो धान की खेती होती थी वो बीजों को छिड़क दिया जाता था, यानी बीजों को डाल दिया गया और उससे क्या हुआ कि जो पेड़ जमे, ठीक है, उनसे उनको धान प्राप्त होगी। लेकिन अब क्या हुआ, महाजनपद युग में पहले ये एक स्थान पर धान के बीज को पूरा छिड़क देते थे, ठीक है, फिर वहां पर पेड़ जमाते थे। पेड़ जमाने के बाद में उन पेड़ों को उखाड़ा जाता था और एक एक पेड़ को जिससे आज आप देखते हो, एक एक पेड़ को दूरी के हिसाब से ऐसे दूर दूर पर लगाया जाता था, ठीक है, ऐसा लगाया जाने लगा, जिसे रोपण पौधारोपण कहा गया। पौधारोपण प्रक्रिया सीख ली इन लोगों ने, ठीक है, जिसका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते थे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिनको कमकार कहा जाता था, ये लोग करते थे। अब यहाँ पर समझो, देखो पौधारोपण विधि ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, पहले धान को छिड़क करके खेती होती थी। अब फिर क्या किया गया, धान के बीज को एक जगह पर छिड़क दिया गया, फिर वहां पर जो पेड़ जमे उनको उखाड़ करके रोपण करके अलग अलग जगह पर लगा करके एक ही खेत में दूरी दूरी पर लगा करके खेती की जाने लगी, ठीक है। इसमें कमर तोड़ परिश्रम क्यों पड़ती जानते हो, पहले क्या होता था कि केवल बीज छिड़क दिए, पानी लगा दिया, जमाए, ठीक है, और धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठीक है, पानी लगाते रहे और फिर उनका उत्पादन हो जाता। अब क्या किया गया, बीज को एक जगह पर छिड़का गया, फिर एक एक पेड़ को उखाड़ा गया और उस एक एक पेड़ को अलग अलग पूरे खेत में जाकर के एक एक पेड़ को लगाना पड़ता था। तो इसमें कमर तोड़ परिश्रम पड़ती थी, ठीक है। ये कार्य जो दास लोग होते थे, जो दासियां होती थी, जो भूमिहीन यानी जिनके पास खेती नहीं होती थी, जो मजदूर हुआ करते थे, वो लोग ये काम किया करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखो यहां पर कुछ आपको राज्य मिलेंगे जिसमें एक मगध दिया गया है, ठीक है, तो मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करने को कहा जाए। आइए देखते हैं मगध को नजदीक से। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है लगभग 200 साल पहले, कितने, 200 साल के भीतर, एक मिनट में पहले नहीं कहा जा रहा है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, ठीक है। जब मगध का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी कि जब मगध की स्थापना की गई, उसके बाद में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, केवल और केवल 200 साल के भीतर, ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थीं, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। देखो पहले जिस स्थान से नदी गुजरती थी, ठीक है, जहां से पहले नदियां गुजरती थी, उस स्थान पर मतलब क्या था कि बसना हर एक कोई चाहता था। और दूसरी चीज, वहां की जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, आज भी उपजाऊ होती है। आज भी अगर आप गंगा और जो मतलब गंगा का और जो जमुना वाली जो नदी क्षेत्र है वहां पर आप जाकर के देखो तो वहां पर आपको घनी बस्ती मिलेगी। जैसे कि दिल्ली से नदी निकलती है, ठीक है, तो वहां पर आप देखो घनी बस्ती है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर नदियां निकलती हैं वहां वहां पर घनी बस्ती है, ठीक है। तो गंगा और सोन जैसी नदियां ये मगध से होकर के बहती थी, अतः नदियां यातायात यानी नदियों के माध्यम से लोग मतलब जाया करते थे, और जल वितरण यानी उस नदियों से जल प्राप्त होता था। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण थी, यानी कि जो नदियां थी इन्होंने यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है, यानी कि इनको विकसित करने में, इनको होने में बहुत अधिक हेल्प की। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। अब चूंकि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे वो हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लाया जाता था, ठीक है, जंगल से हाथी लाए जाते थे। दूसरा यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, ठीक है, तो जंगलों से कई सारी चीजें इनको प्राप्त होती थी कि भाई जंगलों से इनको घर बनाने के
लिए लकड़ी मिल गई, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल गई, और हाथी मिल गए जिनको प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद में सेना में उनसे काम लिया गया। ठीक है, आपने भी कई सारे उदाहरण देखे होंगे हाथियों के। अगला पॉइंट मिलता है इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। अगर आप बिहार में जाकर के देखोगे, जिसका प्राचीन नाम मगध है, ठीक है, तो मगध में आपको कई सारी लौह अयस्क की खदानें देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्राचीन काल में और भी थी, आज तो कई सारी नष्ट हो गई हैं, लेकिन प्राचीन काल में और भी अधिक थी। तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी ये साबित हुई थी। तो इससे यहाँ पर इनके पास में हथियार भी हो गए। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, जिनमें बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, ये हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राज्य को मतलब चरम स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया। ठीक है, अब चूंकि बिंबिसार इसने क्या किया था, इसने मगध की स्थापना की थी, मगध साम्राज्य की। ठीक है, और अजातशत्रु इसने भी क्या किया था, अपने राज्य को ऊपर बढ़ाने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसीलिए ये दोनों व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ठीक है, ये जो दो लोग थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों लोगों ने आसपास के मतलब कई सारे जनपदों को जीत करके अपने जनपद को महाजनपद बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हर संभव हथकंडा अपना लेते थे जिससे कि हम दूसरे का राज्य जीत सकें। ठीक है, और ये महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। तो मगध में तीन प्रमुख शासक हुए, एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु और एक महापद्मनंद। इनमें जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, इन्होंने कई सारे युद्ध किए, और युद्ध करने के बाद में आसपास के जनपदों को जीत लिया, और जीतने के साथ साथ उनको अपने राज्य मिलाते थे, और जीतने के लिए हर संभव हथकंडा अपना लेते थे। यानी साम दाम दंड भेद कोई भी ये चीज को छोड़ते नहीं थे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है महापद्मनंद। इसने भी काफी मतलब महत्वपूर्ण एक शासक था, और इसने अपने राज्य को काफी आगे तक उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला मिलता है बिहार में राजगृह, यानी आधुनिक राजगीर, आजकल हम लोग इसे राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। ठीक है, राजगृह एक स्थान था, ठीक है, जो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी, और बाद में पाटलिपुत्र जो है आज का पटना, ठीक है, जहां पर आज आप देखते हो पटना खानसर वाला इलाका, उसको राजधानी बनाया गया। पहले स्टार्टिंग में बिहार की राजधानी राजगृह रही थी, जिसे आजकल हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, जिसे आज हम पटना नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब नाम हर जगह के बदल दिए गए, आप देखोगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट मिलता है 2300 वर्ष पूर्व मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। आज से कितने, 2300 वर्ष पूर्व। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। ठीक है, ये प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि आज से कितने वर्ष पूर्व सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, या फिर प्रश्न आ सकता है कि मगध की राजधानी मतलब मगध की राजधानी कौन हुआ करती थी। ठीक है, या फिर राजगीर का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, फिर पटना का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, राजगीर का प्राचीन नाम है राजगृह। ठीक है, और मगध की राजधानी मतलब कौन हुआ करती थी, स्टार्टिंग में शुरुआत में मगध की राजधानी कौन हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी। राजगृह के बाद में मगध की राजधानी कौन बनी, तो पाटलिपुत्र बना। ठीक है, और पाटलिपुत्र को आज हम पटना कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, एक ही आप देख रहे हैं, एक ही लाइन में हमने 4-5 प्रश्न बना दिए, इसी प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं और आप लोगों के सामने आ जाते हैं, और छोटी छोटी लाइनों को आप मिस कर देते हो। तो टू द पॉइंट पढ़ो, हर एक टॉपिक को पढ़ो, समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2300 वर्ष पूर्व मेसिडोनिया का शासक था सिकंदर। अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न, सिकंदर कहां का शासक था, तो मेसिडोनिया का शासक था। ठीक है, ठीक है, ये पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास की नदी के किनारे तक पहुंचा। देखो इसने क्या किया था सिकंदर ने, ये देखिए हर जगह पर तो मतलब इसने अपनी मतलब विजय प्राप्त नहीं कर पाई। ये मतलब क्या किया था, पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी मिस्र को, पश्चिम एशिया को के जो राज्य थे उनको जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में जो ब्यास नदी है, ठीक है, इसके किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी मगध के ऊपर अपने आक्रमण करना चाहा, तो क्या हुआ कि उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, जो भारतीय शासक थे इनके पास में पैदल रथ भी थे, ठीक है, पैदल सिपाही भी थे, रथ भी थे, और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यहां पर एक और मतलब आपको देखने को मिल रहा है फैक्ट था, वो ये था, जो आपके चाणक्य थे,
ठीक है। चाणक्य ने यहाँ पर एक भ्रम फैला दिया था कि अगर आप नदी के उस पार जाओगे, ठीक है, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देवभूमि है, ठीक है। इसके बाद में जब मगध का आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, चाणक्य ने यहाँ पर अफवाह फैलाई थी, मतलब अफवाह का फैलाई थी उन्होंने, मतलब उनकी सेना में ये भय पैदा कर दिया था कि अगर आप नदी के उस पार आओगे तो आपकी मृत्यु होगी। अगर आप बुरी नजर लेकर के आओगे, बुरी बुद्धि लेकर के आओगे, यहाँ पर किसको जीतेंगे, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये है देवभूमि, ठीक है। और अगली चीज उन्होंने क्या की थी, उन्होंने इस बात को सही साबित करने के लिए उनकी सेना में जो भोजन बनता था, भोजन में स्लो पॉइजन मिला देते थे। आजकल देखो पॉइजन आते हैं, ज्यादा प्रकार के नहीं आपको मिलते, ठीक है, लेकिन पहले जहर बहुत प्रकार के हुआ करते थे भाई। मतलब आज दिया परसों मरना है, ठीक है, ये आज दिया 1 महीने बाद मरे तो वो भी पॉइजन था। आज पॉइजन खाया 8 दिन बाद मरना, वो भी पॉइजन था। मतलब टाइमिंग के हिसाब से किसको कब मारना है, ऐसे पॉइजन पहले हुआ करते थे, ठीक है। मतलब इन्होंने इसका निर्माण किया था। आजकल तो मतलब कुछ भी नहीं बना पाए, तो ऐसा पॉइजन उनको मिला दिया कि आज खवाया और 8 दिन के बाद में मरे, ठीक है। तो उनकी सेना में कई सारे लोगों की मृत्यु होने लगी जो नदी के इस पार आते, तो सेना में भय पैदा हो गया था, ठीक है। तो उन लोगों तो सेना क्या हुई थी, एक ये भी कारण था जिसकी वजह से सेना पूरी की पूरी भयभीत थी, और दूसरा कारण ये भी था कि भारत के शासकों के पास में पैदल बहुत सिपाही हुआ करते थे, रथ भी थे, और हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अगला पॉइंट मिलता है वज्जी। वज्जी किसे कहते हैं, तो मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, ठीक है, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, ठीक है। तो वैशाली जिसे आज बिहार कहा जाता है, समझो। देखो यहां पर प्रश्न बनता है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो बिहार का प्राचीन नाम है वैशाली, ठीक है। बिहार का प्राचीन नाम क्या है, वैशाली, ठीक है। अब समझो यहां अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं, ठीक है। जो ये आपका वज्जी थी, ठीक है, वज्जी राज्य जिसकी राजधानी थी वैशाली, और वैशाली को बिहार कहा जाता है। यहाँ एक अलग किस्म की मतलब शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। आप गढ़ किसे कहते हैं, तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के एक समूह के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें कई सारे सदस्य होते थे। और संघ का अर्थ होता है संगठन या फिर सभा, ठीक है। तो संगठन का यहां पर सदस्य, यानी यहां पर एक नहीं कई सारे राजा थे। गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवादों के जरिए फैसले लेते थे। आप देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि अपने देश में प्रेजेंट टाइम पर एक आपका प्रधानमंत्री है और हर क्षेत्र से एक एक सांसद उठा लिया, ठीक है, और ये सभी बैठ करके एक जगह पर चर्चा करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से पहले देखो हर एक व्यक्ति को राजा माना जाता था। आज के टाइम पर राजा एक है, लेकिन पहले हर एक व्यक्ति को राजा माना जाता था संघ में, ठीक है। गढ़ या संघ में मतलब एक से अधिक शासक हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी मिलकर के, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सभी मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो ये सभी मिलकर के यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, संपन्न करते थे इसको, और सभाओं में बैठ करके, जैसे आप देखते हैं कि आज संसद में बैठ करके बातचीत होती है, ठीक इसी प्रकार से सभाओं में बैठ करके ये लोग बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे, ठीक है। अगला पॉइंट, स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है। स्त्रियों को सभा में हिस्सा लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, ना ही दासों को था और ना ही कम्मकार लोगों को था। कम्मकार अर्थात जो मजदूरी करने वाले लोग, उनको, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से बहुत संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने गढ़ संघ से अपना संबंध रखा। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन देखने को मिलता है। किसमें, बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का मतलब सजीव वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है, ठीक है। एक वज्जी संघ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये वज्जी संघ की ही बात हो रही है। जो वज्जी है ये एक संघ था, ठीक है। तो वज्जी संघ का जो ये वर्णन यहाँ पर दिया गया है, ये दीर्घ निकाय से लिया गया है, ठीक है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई सारे व्याख्यान दिए गए, ठीक। करीब 2300 साल पहले इसको लिखा गया था, ठीक है। 23 साल पहले इसको लिखा गया था, ठीक है। और 2300 साल पहले लिखे इस ग्रंथ से आपको वज्जी निकाय के बारे में जानने को मिल रहा है कि वज्जी निकाय में किस प्रकार से मतलब लोग रहते थे, उसमें क्या क्या होता था। तो वज्जी निकाय का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। जो अजात शत्रु था, ठीक है, ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा कि भाई बुद्ध जी, हमको आप सलाह दीजिएगा, भगवान बुद्ध आप हमको सलाह दीजिएगा कि क्या हम वज्जी संघ पर आक्रमण करें, और अगर आक्रमण करते हैं तो क्या हम जीत पाएंगे। तो उन्होंने मतलब जब वज्जी संघ पर उन्होंने कहा जब तक वज्जी संघ
उन्नति रहने के लिए उन्होंने कहा कि वज्र संघ तब तक उन्नति रहेंगे जब तक ये 4 पॉइंट दिए गए, ये चारों काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातचीतों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अगला मिलता है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। समझो, अजात शत्रु एक शासक था, ठीक है, जिसका मतलब मन था कि संघ पर आक्रमण करके उसको जीता जाए। ठीक है, और इसके लिए उसने अपने मंत्री जिसका नाम था वत्सकार, इसको वज्र संघ पर आक्रमण करने के लिए सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास में भेजा कि भगवान बुद्ध से सलाह लेकर के आओ कि अगर हम इस वज्र संघ पर आक्रमण करते हैं तो क्या हम जीत पाएंगे, ठीक है, या इस पर आक्रमण करना चाहिए। तो भाई बुद्ध ने कहा कि वज्र संघ पर आप आक्रमण कर लो, लेकिन जीत नहीं पाओगे, तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक जो संघ के लोग हैं वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करेंगे। ठीक है, यानी कि आसपास में मिलते जुलते रहेंगे और सभाएं नियमित रूप से होती रहेंगी। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, यानी कि एकता बना के रखेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे। तीसरा, बड़ों का सम्मान करेंगे। ठीक है, जैसे कि पुत्र है तो पिता का सम्मान करेगा, ठीक है, जो पिता है वो अपने पिता का सम्मान करेगा, राजा का सम्मान सभी लोग करेंगे, जो छोटा व्यक्ति वो अपने से बड़े का सम्मान करेगा। ठीक है, और समर्थन करेगा, ठीक है, उनकी बातों को ध्यान देगा, ठीक है, जो बात कहेंगे उनकी बातों पर ध्यान देगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो वज्जी के लोग थे वो महिलाओं के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट बात उन्होंने कही थी वो ये थी कि शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। ठीक है, विभिन्न मतावलंबी संतों पर का सम्मान करेंगे, जो भी संत हैं उनका मत कोई भी हो, उनका मानना कुछ भी हो, जब तक वो उनका सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक ये जो संघ है ये चलता रहेगा और ये संघ को कोई जीत नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात कही थी बुद्ध ने, मतलब जो वहां पर चैत्य थे इनकी रखरखाव की जाएगी। ठीक है, और जो मतावलंबी संत थे, यानी कि मतावलंबी का अर्थ हुआ कि कोई भी मत रखने वाला हो, कि उनके कुछ भी मानना हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, ठीक है, या फिर वो बौद्ध हो, या फिर वो क्या है कि बौद्ध हो, या फिर मतलब और भी धर्म के होते हैं, जैसे कि आपको मिलता है एक बौद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलता है एक मिनट में एक बौद्ध हो गए, एक आपको मिलते हैं जैन हो गए। ठीक है, बौद्ध हो या जैन हो या कोई भी हो, जब तक वो संतों का सम्मान करते रहेंगे और संतों के आने जाने पर रोक नहीं होगी, तब तक वो जीतते रहेंगे। अगला पॉइंट, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बाद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा, यानी कि आज से 1500 साल पहले तक ये जो संघ था ये चलता रहा था। ठीक है, जो वज्र संघ था ये चलता रहा था। कई सारे शक्तिशाली राजाओं ने इनको जीतने का प्रयास किया पर जीत नहीं पाए थे। ठीक है, उनके बाद में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। किन लोगों ने? गुप्त शासकों ने। ठीक है, गुप्त शासकों ने इन पर अपने मतलब विजय प्राप्त कर ली। इन शासकों के विषय में आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट आपको मिलता है एथेंस में प्रजातंत्र। ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी समझो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहा जाता है। ये जो व्यवस्था है आज से 200 साल पहले तक चलती रही थी। यहाँ 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। कितने साल? 30 साल से ऊपर का जो पुरुष था वो उन सभी व्यक्तियों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक जो दास नहीं थे उनको नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, वहां एक सभा थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती है साल भर में। ठीक है, ये जो आपको एथेंस में प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है या फिर गणतंत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि विश्व के इतिहास में आता है। ठीक है, ये लास्ट में दिया गया था तो इसको हमने रख लिया यहाँ पर। हमने सोचा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो आपका सीटेट एग्जाम होता है, जो यूपीटेट एग्जाम होता है, उसमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और जो आपका रीट का एग्जाम हो रहा है वहां पर इस पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको रख लिया है ताकि जो रीट वाले हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, घाटा ना हो। ठीक है, तो एथेंस में प्रजातंत्र आज से कितने वर्ष पूर्व था? 2500 साल पहले था। 2500 साल पहले यानी वहां पर गणतंत्र था। आज हमारे यहाँ पर गणतंत्र है, वहां पर 2500 साल पहले एथेंस में लोगों ने एक नई शासन व्यवस्था को अपनाया था जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी 200 सालों तक चलती रही। ठीक है,
लगभग 200 सालों तक चलती रही थी। और वहां पर जो 30 साल से ऊपर का पुरुष हुआ करता था उसको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन उसी को ना प्राप्त थी जो दास नहीं है, दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, वहां एक सभा थी जो साल में 40 बार कम से कम बुलाई जाती थी और इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। ठीक है, यहां पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, जो औरतें हुआ करती थी उनको नागरिक का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। और व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों और नागरिकों को अधिकार नहीं था। ठीक है, तो जो यहाँ पर मतलब औरतें थीं इनको नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, इसके साथ ही साथ व्यापारी शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ पर व्यापारी थे, शिल्पकार थे, काम करने वाले बहुत से विदेशी लोग थे। ठीक है, और जो मतलब यहाँ के खदानों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे, कार्यशालाओं में काम करते थे, इन सभी को, ठीक है, दासों को, इन सभी को नागरिकता का अधिकार नहीं था। तो भाई हम आपसे ये पूछते हैं कि जब भाई इनको अधिकार ही नहीं है तो किस प्रकार का प्रजातंत्र? तो वहां पर ये प्रजातंत्र ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप आज चाइना में देख रहे हैं, मतलब प्रजातंत्र है। ठीक है, चाइना के अलावा आप मतलब कोरिया में देख लीजिएगा, किम योंग वाली। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। अब आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, आई थिंक ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पर हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं क्विज के रूप में, और वहां पर हर वीडियो की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आज क्लास आएगी, आज नहीं आएगी। कल हम जो टेस्ट लाए थे ठीक 1 बजे, ठीक, उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, मैं बहुत खुश हुआ। और आज शाम को 7 बजे संभवतः हम आपके लिए लाइव टेस्ट लाएंगे, अगर इसमें अच्छे खासे व्यूज और लाइक आते हैं तो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दृढ़ संकल्प 2.0 पर आपको हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी 12 या 1 बजे के बीच में। वहाँ पर ज्योग्राफी का एक क्लास डेली ली जाती है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। जैसे जैसे आगे क्लासेस चलेंगे तो उस क्लासेस का पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता जाएगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 से 11 का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक दी गई, आप जाइए और वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पर मैसेज करना बंद करो, केवल आप वहां पर जाओ और बाय कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।